हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट टॉपिक, हीमोस्टेसिस। ओके, आज हम जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, हीमोसिंथेसिस पढ़ ली है। ओके, तो आज का क्या बोलेंगे? हीमोस्टेसिस। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं हीमोस्टेसिस। ओके, जैसे आप लोगों को पता ही है कि हीमोस्टेसिस का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, हमेशा मेरा पढ़ाने का एक तरीका यही होता है कि किसी भी चीज़ों को आंकने की कोशिश किया जाए। जैसे हम अगर उसमें कुछ देखने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है उसमें। ओके, जैसे यहाँ पर हीमो बोल दिया। ओके, तो हीमो का मतलब होता है हमारा ब्लड। ओके, प्लस स्टेसिस बोला गया है, तो स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप। ओके, स्टॉप। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ब्लीडिंग का स्टॉप होना। ओके, जैसे कि हमें कहीं चोट लगती है, कोई हमारा जो स्किन इंजोर्ड होती है और चोट लगती है तो ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन हमने नोटिस किया होगा कि वो कुछ देर बाद में उसमें ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाता है, एक वाटर लेवल का वो थोड़ा पानी टाइप का जम जाता है और वो ब्लीडिंग वैसे ही रुक जाती है। तो ऐसा क्या हो जाता है उसमें? ओके, तो यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेचुरल हीमोपोइसिस कैसे होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल कैसे होता है, क्या उसका कौन कौन से उसके टेस्ट होते हैं, क्या उसके काउजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग का जो बोलते हैं हीमोस्टेसिस, तो ये हम लोग पढ़ के आए हैं। जैसे पिछली कक्षाओं में इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। ओके, तो ये वही चीज़ है, रक्त का थक्का। पर थोड़ा इसमें क्या, हम जैसे बड़ी क्लासेस आ गई है तो उसमें डिटेल्स में पढ़ना होता है, तो पूरा हमें डिटेलिंग में पढ़नी होती है। तो वही रक्त का थक्का ही है, जिसे प्लेटलेट के कारण रक्त का थक्का बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। तो आज हम इसके पूरे बारे में पढ़ेंगे। When a blood vessels injured, ठीक है, immediately response and aggregation of platelets and stop of ब्लीडिंग। ठीक है, जैसे ही कोई हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, जैसे हमारी ये इस तरह की ब्लड वेसल्स है, इसमें से हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब जितना भी हमारा जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, इसमें सर्कुलेटेड हो रहा है। ओके, जब ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है या इंजोर्ड हो जाती है। ओके, जैसे ये इंजोर्ड हो गई तो सारा के सारा ब्लड हमारा बाहर फ्लो होने लगता है। ओके, तो इसमें ऐसा क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे नेचुरल एंटीकोगुलेंट हमने पढ़ाई है कि ये जो ब्लड तरल होता है वो हेपेरिन के कारण, इसमें जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स होता है वो क्या होता है, उसमें हेपेरिन के कारण वो लिक्विफाइड होता है। जैसे हमने देखा ना कि ब्लड का कलेक्शन करते हैं, अगर ऐसे नॉर्मली ऐसे रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा। वो किस कारण क्लोट होगा, और यहाँ पर ये लिक्विड अमाउंट में क्यों फ्लो होते रहता है, तो वो हेपेरिन के कारण। ये क्या है, एंटीकोगुलेंट।
एंटी कोगुलेंट क्या होता है, कोगुलेशन से बचाता, कोगुलेट होने से बचाता है। ओके, इसीलिए वो कोगुलेट नहीं होने देता है, इसलिए इसको नेचुरल एंटी कोगुलेंट्स बोलते हैं, ताकि ब्लड हमारा कोगुलेट मतलब जमे नहीं। ओके, तो ये नेचुरल। अब यहाँ पर हमारे प्लेटलेट्स होती है और बहुत सारे ऐसे कैल्शियम वगैरह है जो हमारे पूरे की पूरे 12 फैक्टर है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इंजर्ड हो जाती है इसमें हमारी जो प्लेटलेट क्या होती है, प्लेटलेट यहाँ पर जमने लग जाती है। जो भी ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होगी वो एग्रीगेट हो जाएगी, मतलब ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगी, और एक हम क्या, जहाँ पर इंजर्ड हुआ है वहाँ पर वो सेडिमेंट मतलब जमने लग जाती है, और जमने लगेगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उससे जो डैमेज पोर्शन से उसको फिलअप कर देगा। ओके, तो फिलअप कर, जैसे हमने देखा होगा चोट लगने के बाद में अगर उसमें उसको उस पोर्शन को थोड़ा उठाओ तो उसमें हमें फाइबर तरीके से को मिलने के, जिससे उसको फाइब्रोनोजन फाइब्रिन्स बोलते, कुछ फाइबर देखने को मिलते। तो वो फाइबर यहाँ क्या हो जाएंगे, वो एग्रीगेट हो जाएंगे और हमारे जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो ये सारा हमारा हेमोस्टेसिस। अब यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड का जो बाहर जो बह रहा था, ठीक है, अंदर को नहीं रोकेगा, वो जो बाहर इंजूर होने से वो जो बाहर ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग का मतलब होता है हमारी बॉडी से ब्लड का रिमूव होना। ओके, कोई उससे बच्चे अगर उसमें कोई नए बच्चे होंगे वो उल्टा समझ लेंगे कि वेन्स में ब्लड स्टॉप हो जाएगा, नहीं, ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग मतलब हमारी बॉडी से ब्लड का रिमूव होना उस कंडीशन में, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, उस कंडीशन में ब्लड जब बाहर निकलता है तो उस कंडीशन में हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, वो एक जगह जम जाती है और वो क्या बना लेगी, रक्त का थक्का। और यहाँ पर हम लोग उसी चीज़ को बोलते हैं कोगुलेशन, कोगुलेट फॉर्मेशन हो जाता है, कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो जाता है और वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे और डिस्कस करने वाले हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से, इसके फैक्टर्स हैं। अब हम उसके मैकेनिज्म देखेंगे। वेस्कुलर रिस्पॉन्स, फर्स्ट है वेस्कुलर रिस्पॉन्स, दूसरा है हमारा प्लेटलेट्स, प्लग प्लग फॉर्मेशन, ये हमारे मैकेनिज्म है। यहाँ पर हम लिख देते हैं। ओके, ये तो नोट कर ही लिए होंगे। ऑफ कोगुलेशन। ओके, कोगुलेशन के तीन प्रकार के, तीन हमारे मैकेनिज्म है। कौन कौन सा, वास्कुलर रिस्पॉन्स, हम डिस्कस करेंगे कि वास्कुलर रिस्पॉन्स में क्या होगा, प्लेटलेट फ्लक्स फॉर्मेशन क्या होगा, और एक हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये तीनों हमारा ब्लड को स्टॉप करने में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ओके, वास्कुलर रिस्पॉन्स को हम वैसो कॉन्ट्रिशंस भी बोल सकते हैं, वैसो डायलेशन, हाँ डायलेशन नहीं, कॉन्ट्रिशन होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेसल, जितनी हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो भी अपना भूमिका, जैसे इसमें इंजर्ड होती है हमारे जो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, वो पतली हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसी कंडीशन को बोलते हैं वैसो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, डायलेशन मतलब होता है फैलना, वो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, फैल जाती है एक डायलेशन को। लेकिन जो वेसो कॉन्ट्रिशन का मतलब होता है वेसल्स का सिकुड़ना, जो ब्लड जो हमारी कैपिलरी जो वेन्स होती है, पूरी ब्लड वेसल्स वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जिससे हमारा ब्लड क्लोट फॉर्म मतलब कम मात्रा में ब्लीडिंग होगी। ठीक है, अगर पूरी की पूरी वैसी ही बनी रही तो ज़्यादा मात्रा में उस वेसल से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। लेकिन जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जैसे मान लो कि ये वेसल्स है, ओके, ये हमारा यहाँ पर ये इंजोर्ड हो गया, ये पोर्शन डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होगी, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, मान लो इस तरीके से उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब वो सिकुड़ गई है, तो ये जो पोर्शन है, जो डैमेज एरिया होगा वो भी तो हमारा लेस होगा। ओके,
जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये भी लेस हो जाएगा, मतलब उसका जो उसका स्पेस है ब्लीडिंग होने का वो भी कम हो जाएगा। ओके, तो जिससे जिससे भी हमारी ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ओके, और जैसे वेसो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन अब इसके अंदर प्लेटलेट घूम ही रही होती है, तो वो भी प्लेटलेट क्या हो जाएगी, एग्रीगेट होकर यहाँ पर फ्लैग बना लेगी। ओके, तब तक जैसे वेसो कॉन्ट्रैक्शन तो अपना काम कर ही देगी और तब तक प्लेटलेट भी अपना जमना स्टार्ट कर देती है। उसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे वेस्कुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे ही डेफिनेशन तो उसकी सेम आ जाएगी कि जैसे ही कोई हमारा बॉडी पार्ट्स में या स्किन कुछ भी बॉडी पार्ट्स इंजर्ड हुआ, ठीक है, इमीडिएटली वेस्कुलर रिस्पॉन्स, ठीक है, एक्टिवेटेड। तो वेसल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीकोगुलेंट है जो, सॉरी कोगुलेशन है जो वो इनएक्टिव फॉर्म में घूम रहे, वो हम लोग ब्लड कोगुलेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर रिस्पॉन्स में क्या चीज़ आएगा, जैसे ही इंजर्ड होगी तो वेसल्स क्या हो जाएगी, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ जाएगी और जो जो उसका स्पेस मिल रहा है वो उसको कम कर हो जाएगा, और कम हो जाने के कारण हमारी ब्लीडिंग रुक जाएगी। और तब तक उसके अंदर जैसे कैल्शियम है और बहुत सारे ऐसे एंटीकोगुलेंट्स है, फाइब्रिनोजन है, तो वो क्या हो वहाँ पर जब सेडिमेंट हो जाएगा, एग्रीगेट होकर वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अब प्लेटलेट फ्लेक फॉर्मेशन, अब यहाँ तो इसको नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर भी इंजरी होगी वहाँ पर क्या होगा, पहले तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्लेटलेट का जो अमाउंट है वो काउंटिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब इंक्रीज हो जाएगी तो अब वो क्या, जहाँ पर भी जम रहा है वो सेडिमेंट होने लगा, अभी हमने बताया, उस हिसाब से वो जैसे प्लेटलेट फॉर्मेशन होगी प्लेग बनाएगा और वो स्टॉप कर देगा। टोटल के हमें को क्या होना है, स्टॉप करना है। ठीक है, तो ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप ही करना है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे ब्लड के अंदर एंटी को हटा नहीं ऐड करना है, सिर्फ कोगुलेशन को ऐड करना है हमें। ओके, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब ये ब्लड कैसे जमता है, तो अभी मैंने बताया कि ब्लड के अंदर एक हेपेरिन होता है, हेपेरिन एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में, लेकिन इसके अंदर कैल्शियम्स भी होते हैं 12। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 फैक्टर्स हैं, 12 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पोर्शन इंजर्ड होता है तो वो क्या हो जाते हैं, पूरे 12, मतलब 12 नहीं, लगभग जो फैक्टर्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। ओके, और एक्टिव होकर जहाँ पर भी ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप कर देते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। इसके अंदर हम लोग और पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर इसके 3 पाथवे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। ओके, तो तीनों में जो हम पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वेस्कुलर रिस्पॉन्स के प्लेग फॉर्मेशन के ऊपर से कोगुलेशन ऑफ ब्लड में ऐसा क्या चीज़ें थे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या कौन कौन से नेचुरल फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके फैक्टर, जो 12 फैक्टर है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हमें पहले तो हमें उसके फैक्टर्स याद कर लेने। ठीक है, और इसकी जो लिपि होती है वो रोमेनो जो लिपि होती है, तो इस टाइप से हमें जैसे 1 2 3 इस तरीके से हमें नोट करना है। ओके, जो रोमेनो इसकी होती लिपि होती है, तो इसी अकॉर्डिंग हमें, क्योंकि क्वेश्चन भी इन्हीं से बनते हैं, ऐसे ही वो फैक्टर दे देंगे इसका क्या नाम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक एक उसको पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा फाइब्रिनोजन। ओके, फर्स्ट हमारा फाइब्रिनोजन, जिसको हम लोग इस तरीके से फर्स्ट को इस तरीके से लिखते हैं। ओके, इसमें से बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो सिंथेसिस होते हैं लीवर में, कुछ ही एक दो को छोड़कर। ओके, जैसे को फैक्टर हुआ या एक कुछ ही फैक्टर है इसमें जो
अदर्स मतलब किसी दूसरे पार्ट्स में होते हैं, लेकिन जो ऑलमोस्ट जो सिंथेसिस होते हैं वो लीवर में ही होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन जिसको टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, एंड फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ प्रो फ्लोएस्टिन, सिक्स ये नो फैक्टर होता है इसमें, छठवां कोई फैक्टर नहीं होता इसलिए इसको नो फैक्टर बोल देते हैं। सातवां प्रो कन्वर्टिन, आठवां एंटी हीमोफिलिक, फिलिक फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है वो नहीं फैक्टर है ये। 10 स्टूड पावर फैक्टर। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। एंड 12वां फाइब्रिन स्टेबलिंग फैक्टर। एक और इसका जो को फैक्टर होता है, जो 13वां फैक्टर होता है को फैक्टर, इसको HMW। ओके, ये को फैक्टर होता है। इसमें सारे के सारे तो ये लीवर सिंथेसिस करता है। ओके, यहाँ हम लिख देते हैं सिंथेसिस ये सारे, लेकिन जो 8वां फैक्टर है ओके वो होता है एंडोथेलियम में। कौन सा है ये 8वां। तो हो सकता है इसके ऊपर से क्वेश्चन बन जाए। तो ये वाली चीजें और ये दोनों चीजें याद रखनी है इस स्टेप में। दोनों स्टेप में हमें ये फैक्टर याद करने हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये चीजें तो एक तरीके से रट लेना है। एक अच्छा चार्ट बना के फर्स्ट फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू फैक्टर, इसके ऊपर से इनको भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। फोर्थ कैल्शियम फैक्टर, या तो ये बोलकर ये पूछ सकता है, इस किसी भी तरीके से इसको घुमा के पूछ सकता है। ओके, या क्रिसमस फैक्टर्स, नोवे फैक्टर को कौन किस नाम से बोलते हैं, इनके नाम ऐसा भी बोल सकता है।
ये जो क्वेश्चन में देखिए इनका जो नेम्स पूछ सकते हैं। ओके, हालांकि सभी के लीवर में सिंथेसिस होते तो इसको टाइप का क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, एक एंडोथेलियम के ऊपर बनने की संभावना है। ओके, बाकी इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी चीज़ें पूछकर, ठीक है, इनको दे सकता है कि कैल्शियम या कौन से नंबर का क्वेश्चन है कैल्शियम, इसके ऊपर से कुछ जैसा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो ये सारी चीज़ें पूरी याद रख लेने हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस चीज़ की। अब इसमें दो फैक्टर चलते हैं। ओके, एक तो इंटेंसिव पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो स्पेलिंग थोड़ा मैच कर लेना। और एक होता हमारा कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे। तो जैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात की जाए, ओके, ये जो चलते हमारे, जैसे कोई इंजोरी हो जाती है, इसका बताते हम, ठीक है, जैसे कोई इंजोर्ड हुआ, टिश्यू, कोई टिश्यू इंजोर्ड हुआ, ओके, तो वो सीधा कौन से, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन पे जाके, ओके, एंड कैल्शियम। अब देख लेना कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कितने नंबर पे, कैल्शियम कितने नंबर पे, ठीक है, और वो सीधा किस, वो चले जाएगा कॉमन पाथवे में। कॉमन पाथवे में कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 10, ओके, ए, ओके, ए मतलब ये होता है यहाँ से शुरुआत होकर, ठीक है, ये हमारा कॉमन पाथवे आ जाता है। तो ये एक्सटेंडिंग पाथवे, जिसके लिए हम लोग एक टेस्ट लगाते हैं, इन चीज़ की जो ये प्रॉपर तरीके से पाथवे या सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, या कोगुलेशन हो रहा है कि नहीं, देखने के लिए हम लोग पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक पीटी टेस्ट लगाते हैं। ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सटेंसिंग पाथवे के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी पता, बहुत ही ईजी है, अगर एक बार इसको आप पढ़ लोगे। पहले एक्सटेंसिव से स्टार्ट करना है, जैसे कोई इंजरी हुई तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ये एक्टिव हो जाएंगे। ओके, ये एक्टिव होके वो डायरेक्ट, ठीक है, ये जो एक्सटेंसिंग पाथवे चलेगा वो डायरेक्ट कॉमन पाथवे में पहुंच जाएगा। और कॉमन पाथवे में कहाँ पर, जो हमारा 10th फैक्टर से, 10वां फैक्टर से वहाँ उसके साथ में रिएक्शन करेगा, उसको उसको इल्यूमिनेट करेगा, उसको इल्यूमिनेट करके उसको भी एक्टिव फॉर्म में लाएगा। ओके, अब एक्टिव फॉर्म का होकर ये 10th से वो फिर वो क्या हो जाएगा, इसमें नंबर कम होते जाएगा। ओके, इसमें नंबर क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, और लास्ट में हमको क्या बनाना है, फाइब्रिन बनाना है। फाइब्रिन मतलब जैसे हमने बताया था नहीं, जैसे वो सेल डैमेज होती है तो आखिरी में उसमें क्या सेडिमेंट हो जाते हैं, ठीक है, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो फाइब्रिन रेसेस जो फाइबर्स टाइप के दिखाई देते हैं तो वो लाना है। ओके, तो ये किसकी प्रेजेंटेशन में होती है, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड की प्रेजेंटेशन में। और कहाँ एक्टिव हो जाएगा, कि डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन से वो किस में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन। ओके, अब प्रोथ्रोम्बिन कौन से नंबर का टेस्ट है, या इसमें जैसे हमने चार्ट बनाया उसमें लिख सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस स्टेज में, या प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनता है। ओके, या थ्रोम्बिन से पहली स्टेज कौन सी स्टेज हो सकती है। ओके, कॉमन पाथवे में कौन सा फैक्टर कॉमन होता है, तो 10th फैक्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। ओके, तो यही हमें समझना है, कॉमन पाथवे में पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है। ओके, जो थ्रोम्बिन से पहले स्टेज कौन सी होती है, या थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन के बाद क्या बनता है। हालांकि इसको उल्टा पूछता है, क्योंकि ये तो हर कोई सही करके आता है कि प्रोथ्रोम्बिन के बाद थ्रोम्बिन। ओके, तो ये पहले पूछता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है।
ओके, अब थ्रोम्बिन के बाद में क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन जाएगा, फाइब्रिन, और फाइब्रिन के बाद में तो जो हमारा इंजर्ड पोर्शन था वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, स्टेबल पार्ट, यहाँ पर हमारा पूरी तरह से जो घाव था वो भर जाएगा। ठीक है, तो ये चलेगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। ओके, या जो हमारा कोफैक्टर था HMW, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 12 से 13 से 12, 12 से 11 और 11 से 10। ओके, तो हमें वो कुछ नहीं करना। और किसकी प्रेजेंटेशन में, कैल्शियम, कैल्शियम सब में कॉमन रहेगा। तो देखो बहुत सारे इसकी मतलब डिफिकल्ट है इसको समझने के लिए, लेकिन मैं एक आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे आप अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारी इसमें रिएक्शंस होगी, बहुत सारे इसमें क्या होता है कॉमन चीज़ें जुड़ेगी, लेकिन मैं एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि वो इसमें रियल में होता क्या है। कुछ नहीं होता इसमें, बस एक के बाद फैक्टर आता जाएगा और एक्टिव होते जाएगा। सबसे पहले कॉमन पाथवे एक्टिव हुआ, कॉमन पाथवे आगे जाके किसको कैल्शियम के प्रेजेंटेशन में किसको एक्टिव करेगा, फिर किसको एक्टिव करेगा, बस एक एक को वो धक्का मारते आता जाता है। जैसे एक हम लोग वो देखा ना कि एक के बाद हम पत्थर जमाते, तो एक पत्थर को हम मार दे तो वो पूरे पत्थर को गिरा देता है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक्टिव। अब वो क्या एक्टिव होते जा रहे पत्थर, पहले तो वो क्या है पैसिव फॉर्म में था, वो बिल्कुल भी एकदम सीधे से खड़े थे, लेकिन हम एक पत्थर को धक्का मार रहे थे ना, तो वो क्या कर रहे थे, एक एक को गिराते जा रहा था, मतलब वो एक्टिव हो रहे ना, वो गिरते जा रहे हैं मतलब एक्टिव हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जो हमने पहले ही बताया कि जो ब्लड सर्कुलेशन में क्या हमारे फैक्टर क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में। और जैसे ही हमें तो जैसे इंजर्ड हो गई है, इंजर्ड हो गया तो हमारे इंटरनल पाथवे, इंटर्नशिप पाथवे को भी तो एक्टिव होना पड़ेगा। तो क्या होगा 12, जैसे हमारा 12 फैक्टर है वो कैल्शियम के प्रेजेंट में क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो हम अब यह एक्टिव हो गया, ए का मतलब यहाँ पर एक्टिव, यहाँ पर भी मैंने लिखा था ए, तो एक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिव कर दिया। ओके, ये एक्टिव हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट 11 फैक्टर आ गया। ओके, अब मैं इसको लिखूंगा, देखो इसको भी लिखूंगा, तो 11 कैसा लिखूंगा मैं, इस तरीके, और मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर ए, मतलब ये, तो ये क्या था हमारा इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन यहाँ से ये इधर जा रहा है, और किसकी प्रेजेंटेशन में, कैल्शियम। कैल्शियम ही तो हमारा मेन रोल प्ले कर, कैल्शियम और फास्फेट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ से कि हमारा 10वां फैक्टर। तो इस तरीके से हमारा पूरा पाथवे चलते रहेगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, एक के बाद जो पत्थर वाली स्टेज आप समझ लोगे ना, तो कोगुलेशन अपने आप एक कंडीशन ऐसे आएगी, तो पत्थर की जो जितनी हमने लाइन जमाई थी, जैसे हम यहाँ पर 12 पत्थर रखे हैं। ओके, 12 पत्थर रखे हैं, तो 12 पत्थर का एक यहाँ से हमने एक को धक्का मार दिया, अब धक्का मार दिया तो वो डायरेक्ट पहले पत्थर पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है, कि नहीं। तो इस तरीके से हमें समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना है। नहीं आ रहा है तो एक वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख सकते हो। समझ लेना कि हम लोग ने यहाँ पर 12 पत्थर रखे थे, 12 पत्थर को जमा दिया और 12वें पत्थर को, सॉरी एक कॉमन पत्थर रख लिया। ठीक है, हमने 12 पत्थर रख लिया और एक पत्थर हमने हाथ में पकड़ लिया, और उस पत्थर से हमको 12वें पत्थर को मारना है। ठीक है, ऐसा समझना है। एक पत्थर तो हमारा कॉमन पत्थर है, कॉमन पत्थर मतलब हमारा एक कॉमन फैक्टर है, उसको हम हाथ से, अब 12वें पत्थर को मारेंगे तो 12 12 11 करते हुए पूरा एक पे जाके वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यही हमारा कॉमन फैक्टर था, वो एक कॉमन पत्थर था, तो 12 पत्थरों को गिरा देगा, और गिराने के बाद में वो जो लाइन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर भी स्टॉप हो रहा है। ठीक है, ओके, बाकी यही इंपॉर्टेंट होता है, ये अधिकतर इसमें ये 10-15 नंबर का पूछता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो एक शॉट में है ये। अभी हम इसमें कुछ टेस्ट देखते हैं, जैसे बीटी। बीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम। ओके, ये हमें सभी पता है कि ब्लीडिंग टाइम उसकी मेथड। अब ब्लीडिंग टाइम मतलब होता है जैसे हमें चोट लग रही है,
ब्लीडिंग टाइम हम कैसे समझेंगे? बीटी और सीटी हम लोग साथ में समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। कैसे करते भी वो भी बताएंगे, ठीक है। बीटी और सीटी इसमें हम कैसे किस कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। जैसे हमें कुछ लगा, मान लो हमने सुई चुभो दी, ओके, जैसे हमने शुगर का टेस्ट लगाते हैं या कोई भी टेस्ट, हमने सुई चुभो दी, ओके। सुई चुभोने के बाद में हम उसको रुई से क्या करेंगे? रफ करते रहेंगे, और जब तक रफ करते रहेंगे तब तक वो बंद नहीं हो जाता है। तो वही होता है हमारा ब्लीडिंग टाइम। तो कितने टाइम में बंद हुआ है, ठीक है, तो उसका एक समय होता है, ओके। और जैसे हम लोग टॉर्च देंगे और एक कैपिलरी होती है, एक स्मॉल साइज की कैपिलरी होती है, नॉन ग्रेजुएटेड होती है वो, तो उसमें हम लोग उसको फील कर लेंगे और एक तरफ तो हम लोग ब्लीडिंग करते रह जाएंगे करते जाएंगे और वो ब्लीडिंग टाइम निकल के आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या उठाएंगे, उसके बाद से जो हमने ब्लीडिंग टाइम के बाद में जो हमने उसको नोटिस करेंगे और कैपिलरी को तोड़ तोड़ के देखेंगे। जब तक उसको तोड़ तोड़ के मतलब थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के देखेंगे तब तक उसमें फाइब्रिन नहीं आता है। फाइब्रिन देखो यहाँ पर भी वो बात रिलेट कर जाएगी, कोरिलेट कर रही है कि नहीं? जब हम पढ़ रहे तो वहाँ पर वही चीज़ें देखने को मिली। अब यहाँ पर हम स्टॉप हो रहा था तो फाइब्रिन देख रहे थे, उसी प्रकार वहाँ पर भी हम लोग फाइब्रिन देखेंगे, मतलब कुछ रेशेस दिखेंगे। तो रेशेस दिखेंगे वो टाइम, दोनों टाइम नोट करना है हमें। एक तो वो नली को तोड़ तोड़ के, कैपिलरी को तोड़ तोड़ के, तो जब अब टाइम कब नोट करना, घड़ी को देखते हुए, जैसे 30 सेकंड के बाद एक तोड़ के देखा, हम एक अंदाजा लगा लेते। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप सीख पाओगे उस चीज़ को। फिर तो बाद में आप 2 से 3 बार भी तोड़ोगे ना तो आपको फ्लोटिंग टाइम फट से निकाल लेते हो। ये एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। लेकिन जब हम सीखते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के मतलब हर थोड़े थोड़े सेकंड में हमको तोड़ तोड़ के देखना होता है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप 2 से 3 बार भी तोड़ोगे और क्लोटिंग टाइम बता सकते हो। अब ब्लीडिंग टाइम तो नॉर्मल रहता है, मेन होता है क्लोटिंग टाइम, कि कितने टाइम में वो क्लोट हो रहा है, ठीक है। तो ब्लीडिंग हर एक की अलग अलग मेथड्स होती है, हर एक का अलग अलग टाइमिंग होती है। ठीक है, इसमें आईवी और डक मेथड्स होती है, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम में। ध्यान रखिए, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ कौन कौन सी मेथड्स होती है। इसमें 2 मेथड्स होती है, आईवी मेथड्स और डक मेथड्स, ओके। और इसका जो ब्लीडिंग टाइम होगा वो 1 से 6 मिनट्स, ये 2 ही चीज़ें हमें नोट्स करना होता है। सीटी क्लोटिंग टाइम का अभी हमने बताया था। क्लोटिंग टाइम में अब क्लोटिंग टाइम की जो टेक्निक है, तो इसकी भी 2 है, ली, ठीक है, LEE, ली एंड वाइट। तो इसमें भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। ली एंड वाइट हमारी सीटी की है और बीटी की हमारा आईवी और डक मेथड। और इसका जो वो है हम लिख सकते हैं 5 to 10 मिनट्स। इसमें क्या होता है, रेंज में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। किसी किसी में हमारा 1 to 4 मिनट लिखा होता है, किसी में 4 to 9 मिनट भी लिखा होता है यहाँ पर। तो वो बुक के हिसाब से वेरिएशन हो सकता है, लेकिन हमको एक क्या होता है, मोटा मोटा लेके चलना है, इसके बाहर जाना नहीं है, ओके। और ठीक है, इससे नीचे भी नहीं जाना है और इसके भी बाहर नहीं जाना है नॉर्मल में। तो क्लोटिंग टाइम हमारा 5 से 10 मिनट हो जाएगा और ब्लीडिंग टाइम 1 से 6 मिनट तक वो बहता रहेगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग बीटी सीटी कर लेते हैं। और भी कुछ टेस्ट होते हैं उसमें, पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये हम मोस्टली किसके लिए करते हैं? हम ये हमने बताया था कि इंट्रिंसिक पाथवे के लिए भी करते हैं, या मोस्ट कॉमनली इंट्रिंसिक पाथवे में करते हैं। लीवर डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं, क्योंकि लीवर डिजीज क्यों? क्योंकि जितने भी फैक्टर्स हैं वो कौन सिंथेसिस कर रहा है? लीवर। तो लीवर में प्रॉपर तरीके से जो फैक्टर्स का सिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइप टेस्ट करते हैं, ओके। अब इसका जो टाइमिंग होता है वो सेकेंड्स में होता है। ये होता है 11 से 14 सेकेंड, 15 तक भी लिखा होता है, 19 भी लिखा होता है अधिकतर बुकों में, ठीक है। अधिकतर यहाँ पर 15 देखने को मिलेगा आपको, 19 सेकेंड भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन मोस्ट बुकों में आपको 11 से
14 सेकेंड ही देखने को मिलेगा। ओके, एक होगा हमारा एपीटीटी, एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, ये भी क्योंकि अधिकतर ये हम जो इसके जो क्लिनिकल है, ठीक है, जो क्लिनिकल टेस्ट होते हैं वो ये मेन होते हैं, बीटी, सीटी, पीटी, एपीटीटी। और जो मोस्टली है, जैसे कि हमने पीटी की बात की, ये इंस्टेंसिक, ये इंटेंसिक है, इंटेंसिक पाथवे का मेन जो होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे का जो भी डिसऑर्डर से या ठीक है उसके जो डिजीज के लिए जो चेक करने के लिए करते हैं हम लोग कौन सा करते हैं, एपीटीटी। तो इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकता है, पीटी का भी किस तरीके से पूछ सकता है, मैंने बताया। एपीटीटी का इंट्रिंसिक पाथवे के ऊपर से पूछ सकता है, पीटी का एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर से पूछ सकता है। अब एक और मोस्ट होता है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनने लगा है, एफ डी टी, सॉरी एफडीटी। इसके ऊपर से क्वेश्चन शायद पिछले साल ही पूछा गया था कि ये हमारा कोगुलेशन फैक्टर में आता है या नहीं, तो बहुत सारे बच्चों ने गलत करके आया था। ओके, क्योंकि इसका किसी को फुल फॉर्म ही नहीं पता है। तो इसका होता है फाइब्रिनोजन डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन डिग्रेडेशन प्रोडक्शन, फाइब्रिनो डिग्रेडेशन, डी और प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा आखिरी वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ, ये लिखा हुआ है एफडीपी, फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये इसकी जो क्या होता है रेंज से अगर ये डिक्रीज आता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है ये 250 से ऊपर होना चाहिए। mg पर ml। अब इसको समझेंगे फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन क्या, डिग्रेडेशन क्या मतलब होता है लेस, टूटना। अगर ज्यादा मात्रा में फाइब्रिनोजन टूट रहा है तो फाइब्रिनोजन से क्या बनता है आखिरी में, फाइब्रिन। हमने पढ़ा था फाइब्रिनोजन से क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है ना। तो ये प्रोसेस अगर यही टूट जाएगा तो फाइब्रिन बनेगा ही नहीं, तो फाइब्रिन अगर बनेगा नहीं तो रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं। ठीक है ना, डिग्रेडेशन का मतलब टूटना, डिग्रेडेट हो रहा है वो, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर फाइब्रिनोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा ही नहीं। और फाइब्रिन में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। तो उसी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग FD टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कोगुलेशन टेस्ट में पढ़नी होती है। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल पढ़ना होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि विच एंटीकोगुलेंट इज कंसिडर बेस्ट फॉर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पूछा गया ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है मोस्टली। तो इसका कमेंट्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ओके, दूसरा दिया गया कि विच कोगुलेशन टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। अभी हमने बताया, अगर जो बच्चों ने ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर 100% सही देंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, फैक्टर
सेवंथ इज आल्सो नोन एज, कि फैक्टर सेवंथ को किस नाम से जाना जा सकता है। अगर वही अभी चार्ट देखा होगा तो इसका आंसर भी राइट कर सकते हैं। हीमोफीलिया, ओके हाँ, एक और बात मैंने बताना भूल गया था कि एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ओके, ये कौन से फैक्टर की कमी से होता है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, हीमोफीलिया ए इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच फैक्टर। ओके, तो हम इसका आंसर जानते हैं, फिर बाद में ये बताऊंगा। इसका आंसर कमेंट्स में बताओ, अगर किसी ने अगर पढ़ा होगा तो बताएंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इंट्रावास्कुलर क्लोटिंग इज टर्म्स आज, जो वेसल्स के अंदर, देखो एक्स्ट्रावास्कुलर मतलब वेसल्स के बाहर, इंट्रावास्कुलर मतलब वेसल्स के अंदर। अगर वेसल्स के अंदर क्लोटिंग बन रही है उस टर्म्स को क्या बोलेंगे? एम्बोलिज्म बोलेंगे, फाइब्रिनोलाइसिस बोलेंगे, तो क्रायोफाइब्रिनोजन बोलेंगे या थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। तो इसका आंसर कमेंट्स में बताओ। अब चेक करना है कि कमेंट्स में किसने क्या बताया है, किसका क्या कौन सा गलत जाता है या किसने कितने सही किए। तो फर्स्ट का आंसर आएगा ईडीटी, जो मोस्टली एंटीकोगुलेंट कंसिडर्ड किया जाता है ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी के लिए, वो ईडीटी है। बाकी सोडियम साइट्रेट, हेपेरिन या डबल ऑक्सिलेट, ये सारे हमारे क्या कोगुलेशन का एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, या कोगुलेशन में इन एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है। विच कोगुलेशन टेस्ट इज द इंडिकेटर ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब अभी हमने बताया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए कौन सा है, ठीक है, ये तो ब्लीडिंग और, ठीक है, ब्लीडिंग और क्लोटिंग टाइम देखने के लिए बीटीसीटी करते हैं, ये तो हटा ही दो। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या एक फैक्टर है ना कि टेस्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो इसको भी हटा दो। और जो हमारा अभी हमने बताया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा मोस्ट कॉमनली किया जाता है, वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी। तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। फैक्टर सेवंथ, देखो अगर किसी ने इसका नाम ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर सही करेंगे। जो फैक्टर सेवंथ है आल्सो, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लेबाइल फैक्टर, स्टुवेट फैक्टर, जो 10वां फैक्टर है हम उसको स्टुवेट फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये तो इसका आंसर गलत है, हेल्मिन फैक्टर भी गलत आ गया, तो स्टेबल फैक्टर बोलते हैं सेवंथ। ओके, क्योंकि सिक्स्थ सेवंथ को इसलिए स्टेबल फैक्टर बोला जाता है क्योंकि देखो सिक्स्थ कोई फैक्टर नहीं होता, यहाँ पर आके एक बार गाड़ी रुकती है, ठीक है, जैसे पत्थर हमने जमाए हैं तो छठवां पत्थर यहाँ पर मिस है तो थोड़ा उसको लुढ़कने में टाइम लगेगा, जब इसलिए उसको स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। ओके, हीमोफीलिया, अगर किसी ने सही किया होगा तो सही, अच्छी बात है, इसका आंसर आएगा, देखो फैक्टर ये कौन सा, ये 6 है, 7 है, 8 और 9 है, तो यहाँ पर हम बता देंगे तो उसका आंसर सही बता देंगे। हीमोफीलिया ए वो फैक्टर 8th के कारण होता है, 8th की डेफिनेशन सी। तो ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, मतलब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं V1 2 3, मतलब 5 6 7 8, तो ये हीमोफीलिया ए 8th फैक्टर के कारण होता है। और जो बी और सी होता है हमारा फैक्टर 9, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी होता है। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर। इसका क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ इंट्रावास्कुलर, जो इंट्रावास्कुलर के अंदर क्लोटिंग जम जाती है, क्लोटिंग हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फाइब्रोनोलाइसिस। तो देखो इम्बोलिज्म, इम्बोलिज्म कहाँ होता है, ओके, इम्बोलिज्म जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, क्लोट को नहीं बोल सकते, लेकिन इम्बोलिज्म किसको बोलते हैं, जैसे हम ब्लड कलेक्शन करते हैं उसमें जो ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का एक थक्का टाइप का बन जाता है उसमें, ठीक है, एक डब्बा बन जाता है, उसको इम्बोलिज्म बोलते हैं। फाइब्रिनोलाइसिस, फाइब्रिन का लाइसिस होना, तो इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता, कंफ्यूजन इनमें ही थी। ओके, क्रायोफाइब्रिनोलाइसिस ये भी गलत है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा थ्रोम्बोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोसिस। जैसे हमने रिकल बना के बताई थी ना, यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा था, प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो रहा था, प्लेटलेट यहाँ पर जो जम रही थी। ओके, तो इस प्लेटलेट को जमने को क्या बोलेंगे हम, अंदर है, ये ब्लड वेस्कुलर्स के अंदर है, इंट्रावेल्स के अंदर जो प्लेटलेट यहाँ पर जम रही थी, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बो। थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइड मतलब प्लेटलेट, तो थ्रोम्बोसिस होती है। तो इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, हम और हीमेटोलॉजी के लेक्चर आएंगे
लेके आएंगे। ओके, तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया जाए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता रहे। ओके, तो लाइक अगर अच्छा लगा तो ही कमेंट करना और लाइक करना, ताकि सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा मोटिवेट बना रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।